बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बच्चों इस प्रश्न को हम लोगों ने लगातार 2 बार डिस्कस किया है। आज तीसरी बार आया है, इसको भी वापिस समझ लेते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई ई से। इसका फार्मूला होता है ई डॉट ए। ए बच्चों क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ई क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बच्चों 3 मात्रक है। पहला न्यूटन बाई कूलाम, दूसरा वोल्ट बटे मीटर, तीसरा जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। अगर बच्चों इन बारी बारी से इन 3 मात्रकों को हम लोग यहाँ पे रखें और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर से गुणा कराते चलेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा। तो बच्चों पहला मात्रक हम लोग रख रहे हैं न्यूटन बाई कूलाम, और ए का मात्रक क्या रखेंगे? मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स की बच्चों मात्रक यानी यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। बच्चों अगर यहाँ पे रखा जाता वोल्ट बाई मीटर और इंटू में मीटर स्क्वायर लिखा रहता तो 1 मीटर और 1 मीटर कट चुका होता, यानी कि दूसरा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बच्चों बन सकता है वोल्ट इंटू मीटर। अगर बच्चों इस वाले मात्रक को रखते तो ऊपर में 1 मीटर स्क्वायर और ये मीटर से बच्चों एक कैंसिल होता, तो जूल इंटू मीटर बाई कूलाम। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स के तीनों मात्रक हम लोगों ने वापस एक बार फिर से डिस्कस किए। बच्चों इस ऑप्शन में जो सही है वो है ऑप्शन नंबर, आप कह सकते हैं सर दूसरा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। बच्चों इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। आपको ये बताना है कि धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि इंक्रीमेंट बच्चों कैसे किया जा सकता है। आपको पहले इससे मैंने पढ़ाया है कि धारा मापी की बच्चों जो धारा सुग्राह्यता होती है वो थीटा अपॉन आई या फाई भी यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं एन बी ए बाई सी होती है। धारा सुग्राह्यता को बच्चों डिनोट किया जाता है एस आई से। इसका फार्मूला हो गया एन बी ए बाई सी। बच्चों अगर बात की जा रही है कि धारा सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो इसके फार्मूले में ध्यान से देखिए। आप फेरों की संख्या को बढ़ाकर धारा सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज बच्चों इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखी हुई है, सामने सामने लिखी है। समानुपाती का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर इधर जो चीज बढ़ेगी यहाँ पर भी वही सेम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर सी बच्चों देखा जाए वो धारा सुग्राह्यता के उल्टे लिखे हैं। उल्टा का मतलब हो गया बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से बच्चों एरिया को बढ़ाकर धारा सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाकर धारा सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, नो। क्षेत्रफल बच्चों धारा सुग्राह्यता के सामने लिखा हुआ है, क्षेत्रफल को बढ़ाकर किया जा सकता है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, ये भी गलत है क्योंकि बच्चों फेरों की संख्या धारा सुग्राह्यता के समानुपाती है। फेरों की संख्या बढ़ाकर की जा सकती है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या लिखा है? कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, बिल्कुल बच्चों ये सही लिखा है। एरिया को इंक्रीमेंट करके बच्चों धारा सुग्राह्यता बढ़ाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आदर्श पीएन संधि के अग्र दिशक वायस एवं पश्च दिशक वायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः क्या होने चाहिए। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि पीएन संधि का एक अग्र अभिनत है और एक पश्च अभिनत है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। आपको बताना है बच्चों इन दोनों दशा में प्रतिरोध क्या होने चाहिए। तो बच्चों अगर बात की जाए अग्र अभिनत की, तो अग्र अभिनत में जो बच्चों प्रतिरोध होता है वो मान होना चाहिए 0। और जो पश्च अभिनत होता है, जो रिवर्स बायस बच्चों होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो इन्फिनिटी होता है। इसका रीजन बच्चों क्या है? तो बच्चों अग्र अभिनत और पश्च अभिनत पढ़ाया जाता है पीएन संधि डायोड चैप्टर में। तो आप देखते हैं कि अग्र अभिनत में बच्चों धारा का मान धीरे धीरे करके तेजी से बढ़ जाता है। बच्चों धारा का मान बढ़ रहा है। धारा और प्रतिरोध की बच्चों अगर आप डेफिनेशन जानते हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना है, जो पैदा करता है बच्चों उसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं धारा का मान बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब रुकावट वाली चीज लगभग कह सकते हैं है ही नहीं। है ही नहीं इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। लेकिन बच्चों अगर आप इस वाले फिगर में देखें तो धारा का मान तेजी से घटता हुआ जा रहा है, बहुत स्पीड से घटता जा रहा है, निगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है इसमें जो धारा नहीं बह पा रही है, इसका मतलब है बच्चों इसमें
कोई एक ऐसी रुकावट है जो धारा को तेजी से रोके हुए। और बच्चों धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी बात को आप जानते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों अनंत है। चलते हैं बच्चों इसके बाद चौथे बहुविकल्पी पर। चौथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है, द्रव तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। बच्चों द्रव तरंगों के बारे में अगर आप जानते हैं कि इन तरंगों की जो बच्चों तरंग दैर्ध्य होती है वो लैम्डा बराबर h/mv, द्रव तरंगों को ही बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसके फार्मूले में बच्चों देखें तो कहीं पर भी आवेश नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो बच्चों लैम्डा यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो द्रव्यमान पर डिपेंडेबल है और वेलोसिटी पर डिपेंडेबल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ है ये आवेश पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं करती है। उसने कहा है इन तरंगों में सत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन अगर आप देखिए, ये तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं बच्चों, द्रव तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है इसका रीजन आप स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जबकि बच्चों द्रव तरंगों की आप वेलोसिटी देखें तो v लिखा है। v का मतलब ये है कि ये प्रकाश के वेग के बराबर तो चल नहीं रही है। अगर ये प्रकाश के वेग के बराबर नहीं चल रही इसका मतलब है बच्चों ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। दूसरा ऑप्शन बच्चों लिखा था ये यांत्रिक तरंगे, अगर बच्चों ये विद्युत चुम्बकीय नहीं है तो ये यांत्रिक भी नहीं हो सकती। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल बच्चों बात सही लिखी, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। फिर चौथा ऑप्शन क्या लिखा है कि द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नहीं बच्चों, द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आपसे कल को ये प्रश्न कह दे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यस विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, लेकिन द्रव तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा सेकंड बच्चों आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। बच्चों यहाँ से आपको पता है सेकंड मतलब एन की वैल्यू कितनी ली जाएगी, द्वितीय, क्योंकि द्वितीय कक्षा की बात हो रही है। कोणीय संवेग बच्चों फार्मूला होता है NH/पाई। तो द्वितीय कक्षा के लिए बच्चों एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे। प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है 2। और बच्चों पाई का मान आप जानते हैं 22/7। 7 कहाँ चला गया ऊपर। बच्चों ये 2 से 2 कट गया। 22 को जब 66 से काटेंगे तो बच्चों 3 बार में कटेगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा है और ये बच्चों 7 लिखा है, पावर ऐसे लिखी। 7 त्रिक बच्चों ये हो जाएगा 21 2.1, एक अंक बाद पॉइंट और ये पावर लिखी हुई है। यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि कोणीय संवेग का बच्चों जो मान आ गया है वो 2.1 इंटू 10⁻⁻34 आ गया। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न लिखा हुआ है, वायु में, ऊपर प्रश्न है आप देखें ध्यान से, वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी। बच्चों फोकस दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को डिनोट करते हैं एफ से, और वायु की बात की जा रही तो एफ ऑफ एयर भी लिख सकते हैं या तो एफ F1 लिख सकते हैं। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। बच्चों वस्तु को रखा गया इसका मतलब वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है यू से, और यू की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 5, और डिस्टेंस बच्चों हमेशा माइनस में ली जाएगी तो माइनस का 5 सेंटीमीटर है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। बच्चों द्वितीय फोकस से आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या हो गया v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो बच्चों यहाँ से फार्मूला लगाया, आपने हाई स्कूल में भी इस फार्मूले को पढ़ा है। यहाँ से f की वैल्यू बच्चों दी गई है 10, v मुझे नहीं पता है, u की वैल्यू -5, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बच्चों मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बच्चों इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी माइनस की, तो 1/10 और -1/5 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से बच्चों अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 10 का बच्चों एलसीएम जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। 10 का बच्चों डिवाइड 10 में करेंगे एक बार, 5 का डिवाइड बच्चों आप 10 से करेंगे, 10 में करेंगे तो 2 बार निकल के जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 - 2 क्या हो जाएगा -1/10। तो v की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों -10। -10 को बच्चों इस फिगर में शो करते हैं। फोकस ये था और ये फोकस
बच्चों जो प्रतिबिंब आ रहा है वो -10 पे आ रहा है। -10 का मतलब बच्चों हो गया इसके साइड तरफ बन रहा है और आपको पता है कि लेंस में बच्चों 2 फोकस होते हैं। अगर ये फोकस दूरी 10 है तो इधर वाली भी 10 होगी। आपसे पूछा गया कि द्वितीय फोकस से इसकी दूरी बताइए, यानी कि इस फोकस से। तो बच्चों इस फोकस से प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि -10 का मतलब हो गया बच्चों इस साइड की तरफ, नेगेटिव साइड की तरफ। तो 10 ये यानी हम कह सकते हैं कि जो बच्चों प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब जो बन रहा है बच्चों वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कौन से फोकस से? दूसरे फोकस से, यानी कि F2 से। 10 ये तो टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों चलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु आपके सामने लिखा हुआ है कि नैंड गेट का बच्चों आपको क्या बताना है? प्रतीक और इसकी सत्यता सारणी आपको बतानी है। तो बच्चों नैंड गेट का प्रतीक क्या है? नैंड गेट बच्चों 2 गेटों से मिलकर बना है। एन का मतलब नॉट और एंड से बच्चों एंड गेट से मिलकर बना है। सबसे पहले बच्चों एंड गेट का प्रतीक आप जानते हैं डी की तरह होता है, और एन का प्रतीक जो बच्चों होता है वो एक त्रिभुज के साइन की तरह, ट्रायंगल के साइन की तरह होता है, और आगे बच्चों यहाँ पे एक जीरो की तरह, सर्कल की तरह बना दिया जाता है। बच्चों इसी साइन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के शेप को हटाकर आप इस जीरो को, यानी जो सर्कल का है, वो इस वाले में लगा देंगे एंड के आगे। तो यहाँ से बच्चों जो ये सिंबल निकल के आता है ये भी नैंड गेट का ही सिंबल है। आप पेपर में चाहे ये बना दें या फिर ये बना दें, या फिर और करके आप दोनों ही सिंबल बना सकते हैं। फिर बच्चों आपसे इसमें पूछा गया है कि इसकी सत्यता सारणी क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है। और बच्चों छोटी सी बात याद रखें, यहाँ पे जो 2 आप लाइनें देख रहे हैं इनको बोला जाता है निवेशी सिग्नल, इनपुट सिग्नल। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आउटपुट सिग्नल, यानी कि निर्गत सिग्नल। इसके बाद बच्चों आपको इसकी सत्यता सारणी बनानी है, जो कि कैसे बनेगी ध्यान से देखिए। सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल, एक तरफ लिखेंगे निवेशी सिग्नल और एक तरफ लिखेंगे निर्गत सिग्नल। निवेशी सिग्नल आपने देखे तो 2 थे, ए और बी। निर्गत सिग्नल बच्चों वाई है। एंड गेट है तो एंड गेट का आप काम जानते हैं बच्चों, डॉट के साइन होता है, और नॉट का साइन जो बच्चों होता है वो बार, यानी कि चीज़ों को उल्टा कर देता है। निवेशी सिग्नल में बच्चों हम 2 तरह की चीज़ें भेज सकते हैं, या तो मैं ए और बी का मान दोनों 0 0 ले सकता हूँ, ए का मान 1 हो सकता है तो बी का मान 0 भेजा जा सकता है, या फिर ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो, या फिर बच्चों दोनों की वैल्यू 1 1 हो। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू 0 0 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और बार का मतलब होगा बच्चों उल्टा, तो 0 का उल्टा बच्चों यहाँ से हम लोग लेंगे 1। सिमिलर, 1 और 0 गुणा कराएंगे 0 आएगा, और 0 का उल्टा करेंगे 1 आएगा। 0 और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है तो 0 आएगा, और फिर उसका उल्टा 1 आएगा। 1 में 1 का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 का उल्टा 0। तो बच्चों ये थी तो टेबल सत्यता सारणी एंड नैंड गेट की। इसके बाद बच्चों चलते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए। बच्चों फोटॉन क्या है सबसे पहले यही पता होना चाहिए। बच्चों सूर्य का प्रकाश निकलता है जब सूर्य से, तो उस सूर्य के प्रकाश को बच्चों ये पैकेट के रूप में निकलता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। बच्चों इसी सूर्य के प्रकाश के बंडलों को हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा गया है कि इस फोटॉन के संवेग यानी कि मोमेंटम का क्या फार्मूला है। आप जानते हैं बच्चों इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है ई बराबर एच न्यू से, और आइंस्टीन के अगर समीकरण से देखा जाए तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ठीक है, ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, और बच्चों ये चीज़ कहलाती है आइंस्टीन का समीकरण। यहाँ से बच्चों अगर इस ई की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दें तो एम सी स्क्वायर, और ये वाला एच न्यू ऐसे लिखा हुआ है। बच्चों इस सी स्क्वायर को 2 बार लिखा जा सकता है, सी इंटू सी। ठीक है, और एक सी को हम लोगों ने क्या किया है, नीचे भेज दिया है। आप बच्चों जानते हैं कि P बराबर होता है एम वी संवेग का फार्मूला, लेकिन यहाँ बात हो रही है फोटॉन की, तो V की जगह क्या लिख देंगे, C, क्योंकि V बच्चों चाल भी होती है और C भी चाल है। C किसकी चाल है, फोटॉन की चाल है। तो यहाँ से बच्चों जहाँ एम सी लिखा है वहाँ पे हम लोग P लिख सकते हैं, तो यहाँ P लिख देंगे, और ऊपर लिखा है एच न्यू बाई सी। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ये फोटॉन के संवेग का सूत्र है। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखलन अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। आपको बच्चों बताना है कि जो नाभिकीय बम वाली जो रिएक्शन है और बच्चों जो नाभिकीय रिएक्टर की जो रिएक्शन होती है,
इन दोनों में क्या अंतर है? आपने कभी सुना होगा बच्चों, मूवी वगैरह देखी हो तो नाभ की बम बोला जाता है, उसमें बम फेंक दिया जाता है। तो आप जानते हैं बच्चों, जब बम फेंक दिया जाता है इसको फिर वापस कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जो बच्चों नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इनको इनकी जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रियाओं में जो बच्चों अंतर है, ये हेडिंग है कि नाभिकीय बम एक बच्चों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, अनकंट्रोल्ड बच्चों जो रिएक्शन होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। आपको डिफरेंस बताना था, इसमें क्या अंतर है। तो बड़ा आसान सा अंतर है बच्चों कि नाभिकीय बम एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। एक बार जैसे फेंक दिया तो बच्चों भयानक रूप लेता हुआ उसका विखंडन होता जाएगा और सालों तक बच्चों उसका इफेक्ट दिखाई देता है। जबकि बच्चों जो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जिसमें आप देखते होंगे यूरेनियम बच्चों हो गया, ऐसे यूरेनियम से आप जानते हैं बच्चों लाइट बनाई जाती है। तो आप देखते होंगे ऐसे एक बड़ा सा प्लांट बनाया जाता है, उसमें बच्चों यूरेनियम की जो रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जो नाभिकीय रिएक्टर है उसको एक नियंत्रित वे में होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि ई वाई की बच्चों एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम बच्चों ई वाई बराबर दिया गया है इस तरह। आगे क्या लिखा है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जिसको डिनोट किया जाता है बी नॉट से। तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, कई बार हम लोगों ने बच्चों इस तरह के सवाल लगाए हुए हैं। ई वाई की पूरी इक्वेशन जो सवाल में दी थी उसको लिख दिया है। और आप जानते हैं बच्चों ई वाई का जो फार्मूला होता है वो ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। बच्चों ई नॉट की वैल्यू अगर देखा जाए तो 60 है। बाकी अगर आप कंपेयर कराना चाहते हैं तो के की वैल्यू 500 है, ओमेगा की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 है। लेकिन उससे हमारा कोई काम नहीं है। बच्चों आपको बी नॉट बताना है और ई नॉट पता है, तो आप जानते हैं ई नॉट बटे बी नॉट बराबर बच्चों होता है सी। तो यहाँ से बच्चों ई नॉट की वैल्यू दी गई है 60, बी नॉट हमें फाइंड करना है। सी वेलोसिटी ऑफ स्पीड, आप जानते हैं प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो एक जीरो, ये 8 जीरो के एक जीरो से बच्चों कैंसिल होकर यहाँ 7 जीरो बचेंगे। 3 को बच्चों इस 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। यहाँ से आपने क्या किया, पी नॉट इधर भेज रहे हैं और इसको इधर नीचे भेज रहे हैं, तो ये पावर ऐसे आ गई। इस पावर को बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी नॉट की वैल्यू बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ गई है। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न पर। वेरी शॉर्ट जो प्रश्न है ये पांचवा आपके सामने। पांचवा प्रश्न बच्चों ये है कि किसी शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर। इस प्रश्न को बच्चों हम लोगों ने कई बार एक बहुत बड़े डिटेल से मैंने बताया था आपको सारे सर्किट के बारे में। एक बार वापस वहां पर मैंने आपको डबल सर्किट के बारे में जानकारी दी थी, यहाँ पे सिंगल सर्किट के बारे में। मैं लगातार बच्चों आपसे कह रहा हूँ कि आप सारे प्रैक्टिस सेट को वॉच कीजिए। ये बच्चों प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित है। बिल्कुल रामबाण आप इनको मान सकते हैं बच्चों फिजिक्स की तैयारी के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी मैंने बच्चों प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सफलता बैच फिजिक्स के नाम से आप देखेंगे। वहाँ से बच्चों ये आप सारी प्लेलिस्ट को में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। और जिन बच्चों को बच्चों पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है, इसके लिए बच्चों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, फिजिक्स फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप फिजिक्स की सारी बच्चों आप प्रूविंग्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप हर वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए। जो बात हो रही है शुद्ध प्रेरकी की, शुद्ध प्रेरकत परिपथ कैसा है, शुद्ध प्रेरकी है। शुद्ध प्रेरकी मतलब इसमें एल वाला परिपथ है, यानी कि तो बच्चों आप जानते हैं कि केवल अगर एल परिपथ है तो इसका कलांतर कितना होगा, पाई/2। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका बच्चों रीजन जो होता है, जो आर परिपथ का जो बच्चों सिंबल होता है वो ऐसे सीधी लाइन की तरह बनता है और एल का जो बच्चों सिंबल होता है वो नीचे की तरह बनता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है बच्चों वो होता है पाई/2। केवल आर का जो बच्चों पर पाई होता है, जो कलांतर होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर कल को बच्चों यहाँ आज प्रेरकी पूछा है तो आंसर आपने पाई/2 लगा दिया। कल को धारती अगर पूछ लिया जाता तो बच्चों उसका भी आंसर पाई/2 ही होता है। आप समझ रहे हैं, आर परिपथ का केवल बच्चों कलांतर 0 होता है। सिंपल एल का पाई/2 यानी कि 90 और सिंपल सी का भी 90 ही होता है। ठीक है। चलते हैं बच्चों इसके बाद छठवें प्रश्न पर।
जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ें सवाल को कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, बच्चों विद्युत वाहक बल जिसको डिनोट किया जाता है बच्चों ई से, और ई की वैल्यू 1.5 वोल्ट दी गई है। आगे पढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, जिसकी वैल्यू सवाल में दी गई है 0.1। आगे पढ़ते हैं। सेल को 2.9 वोल्ट के बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बच्चों बाहरी प्रतिरोध आर की वैल्यू दी गई 2.9 ओम। आगे पढ़ते हैं। जोड़ने पर सेल के सिरों पर बच्चों विभवांतर बताना है आपको, वी की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ई का वो कौन सा फार्मूला है जिसमें स्मॉल और कैपिटल आर दोनों आते हैं। तो इससे पहले भी मैंने बताया है कि कैपिटल इज इक्वल टू होता है आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बच्चों ये बिल्कुल ओम का नियम ही लिखा है, वी बराबर आई आर, लेकिन आर का टोटल सम है क्योंकि यहाँ बच्चों दो आर हैं, एक बाहरी प्रतिरोध और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो वी बराबर आई इंटू आर ही है। ई की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 1.5, आई ऐसे लिखा है, स्मॉल आर की वैल्यू 0.1 है, कैपिटल आर की वैल्यू 1, कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों 2.9 है। यहाँ से बच्चों ये ऐसे लिखा है, 2.9 में बच्चों जब 0.1 ऐड करेंगे तो टोटल 3 बन जाएगा। 3 को बच्चों 1.5 से कैंसिल करेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको V बताना है, और V बराबर क्या होता है आई आर ओम के नियम से। V ऐसे लिख दिया गया है, I की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं 0.5, R की वैल्यू सवाल में दी गई है 2.9, दोनों का बच्चों जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.45 वोल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों विभवांतर। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला लघु बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। इसके बाद बच्चों इसमें एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी चालक की बच्चों धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। धारिता आप जानते हैं कैपेसिटी बच्चों, जिसको डिनोट किया जाता है सी से। सी का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो धारिता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समानुपाती एरिया के क्षेत्रफल के और परावैद्युतांक की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एरिया के मान को बच्चों बढ़ाया जाए तो धारिता बढ़ेगी, परावैद्युतांक के बच्चों मान को बढ़ाया जाए तो धारिता बढ़ेगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बच्चों घटाया जाए तो धारिता बढ़ेगी। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि चालक प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि धारिता समानुपाती होती है बच्चों एरिया के। कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाउ नाउ इट्स एरिया। दूसरा बच्चों क्या है कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सी बच्चों धारिता जो होती है वो समानुपाती है परावैद्युतांक की। इसके बाद बच्चों इसमें दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, ध्यान से रीड करें। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या, जो यहाँ प्लेटों की त्रिज्या दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि प्लेटें इस फॉर्म में कुछ बनी होंगी, ठीक है, वृत्ताकार प्लेटें, और इनकी रेडियस सवाल में दी जा रही है 3 × 10⁻² मीटर, तथा धारिता यानी जी इस प्लेट की जो धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोला, बच्चों यहाँ पे वृत्ताकार प्लेट है और यहाँ पे गोलीय संधारित्र है, और इसकी जो रेडियस दी गई वो 1 मीटर है। 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। बच्चों जो इस गोले की धारिता है, सॉरी इस वृत्त की जो बच्चों धारिता है समांतर प्लेट की, वो इस गोले की धारिता के बराबर है, ऐसा सवाल का कहना है। मान लेते हैं बच्चों इसकी धारिता है सी डैश और इसकी धारिता है सी डबल डैश, दोनों की बच्चों जो कैपेसिटी है वो कैसी है, इक्वल है। आपसे पूछा गया है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, इसकी बच्चों दो प्लेटें हैं और इनकी आपको दूरी बतानी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। बच्चों सी डैश का फार्मूला आप जानते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। गोलीय संधारित्र की बच्चों धारिता का आप फार्मूला जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया है। एरिया बच्चों वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये के ऐसे लिखा हुआ है और बच्चों ये डी ऐसे लिखा हुआ है, 4 पाई आर ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से बच्चों पाई से पाई कट गया, रेडियस की वैल्यू आपको दी गई है 3 × 10⁻²।
स्क्वायर लगा है इस बात बच्चों, इस चीज़ को रिपीट करके 2 बार लिख दिया गया है। के वायु का ज़िक्र था बच्चों, वायु के लिए के का मान 1 होता है। डी बच्चों ऐसे लिखेंगे, 4 बच्चों ऐसे लिखा था, पाई पहले से कट चुका है। आर इसकी रेडियस कितनी दी गई है? 1 दी गई है। 3 का गुणा बच्चों 3 से कराएँगे 9 आएगा, ये 4 नीचे जाएगा और 2 और 2 पावर कितनी हो गई? 4। 9 में बच्चों जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 और 10 की पावर -4 ये क्या लिखा है? डी। यानी बच्चों जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो 2.25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर है। चलते बच्चों इसके बाद दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको लेंस मेकर का सूत्र बताना है। तो देखते हैं पतले लेंस के लिए बच्चों लेंस मेकर का सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। प्ले लिस्ट में जाइए कि फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों एक वीडियो प्ले लिस्ट बनी है। आपको हर एक प्रूविंग बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाई गई है। इसके बाद बच्चों क्या लिखा है कि इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं के बीच के इसके फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। आपको बच्चों बताना है कि जो अपवर्तनांक है यानी कि एन और जो इसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं ये फोकस दूरी पर अपना इफेक्ट कैसे डालती हैं। देखिए अपवर्तनांक पर निर्भरता, सबसे पहले बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। अपवर्तनांक का मान कम होने पर फोकस दूरी बच्चों अधिक होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप देखिए बच्चों ये एफ जो है नीचे लिखा है और एन की वैल्यू कहाँ लिखी है? ऊपर लिखी है। उल्टा है कि नहीं? उल्टा है, इसका मतलब बच्चों रिलेशन भी उल्टा ही होता है। अगर आप एन के मान को कम करेंगे तो एफ का मान बढ़ेगा और अगर आप एन के मान को बढ़ाएंगे तो एन का मान कम हो जाएगा। वही चीज लिखिए कि अपवर्तनांक का मान कम होने पर फोकस दूरी अधिक होगी और अगर इसका उल्टा पढ़ें अपवर्तनांक का मान अधिक होने पर बच्चों फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि एन और एफ बच्चों इसका कारण क्या है? क्योंकि लेंस की फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर बच्चों बात की जा रही है लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता कि रेडियस पर कैसे डिपेंड करती है फोकस दूरी। बच्चों आप देख रहे हैं एफ भी नीचे है, आर भी नीचे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, समानुपाती का रिलेशन आ रहा है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर आर बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, अगर आर कम होगा तो एफ भी कम होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि वक्रता त्रिज्याओं का मान अधिक होने पर फोकस दूरी का मान अधिक होगा। दूसरा क्या है कि वक्रता त्रिज्याओं का मान कम होने पर फोकस दूरी का मान कम होगा। कारण क्या है? क्योंकि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्याएं एक दूसरे के बच्चों क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। चलते बच्चों इसके बाद तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वप्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद बच्चों आपको इसमें एक सवाल भी दिया है, तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों हम लोग स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। जो स्वप्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा है बच्चों, नॉट स्वप्रेरण, क्योंकि उसने स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात कही है। तो स्वप्रेरण गुणांक देखिए क्या डेफिनेशन है बच्चों। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस फार्मूले को समझें। अगर बच्चों डी आई की वैल्यू को 1 एम्पेयर कर लीजिए, यानी कि धारा के मान को 1 एम्पेयर कर दिया जाए, तो यहाँ से जैसे 1 रखोगे तो एल किसके बराबर आ जाएगा? डी फाई है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में। यानी कि बच्चों जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके बराबर आ रहा है? स्वप्रेरण गुणांक के। और कब बराबर आ रहा है? जब कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है। तो बच्चों यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ये एल संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है कब? जब कुंडली में धारा 1 एम्पियर बहती है। इसे बच्चों एल से डिनोट किया जाता है और इसका ये फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसके मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक होता है हेनरी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। अन्योन्य प्रेरण गुणांक
जब समाज में रखी दो कुंडलियां, बच्चों दो कुंडलियां, अन्योन का नाम ही में आ रहा है बच्चों, अन्योन मतलब दो कुंडलियां, अन्य पर डिपेंड हो रही बात। जब समाज में रखी, समाज का मतलब बच्चों क्या होता है, पास, पास से नियरेस्ट। जब समाज में रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। बिल्कुल सेम बच्चों, जो ऊपर डेफिनेशन है वही यहाँ डेफिनेशन है। वहां पर भी 1 एम्पियर की धारा की बात की गई, यहाँ पर भी बच्चों 1 एम्पियर की बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है, बस वहां पे एक कुंडली होती है क्योंकि नामी में होता है स्वयं यानी कि स्वापेरण। अन्य का मतलब हो गया दूसरी कुंडली। ये लिखा था कि जब समाज में रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो द्वितीय कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक तो कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर प्राप्त होता है। बच्चों इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, और इसका फार्मूला होता है एम बराबर N2d phi 2 अपॉन di। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न पर। इसके बाद बच्चों इसमें एक न्यूमेरिकल भी है, आप उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 एम्पियर लेनी है, तो एम बराबर इतने क्या आ जाएगा। बच्चों एम का भी जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2, इसके बाद हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न पर। पार्ट नंबर बच्चों 2 क्या कहा गया, ध्यान से देखें कि 5 हेनरी स्वपेरकत, स्वपेरकत का मतलब बच्चों अभी मैंने बताया स्वपेरकत एल, 5 हेनरी दिया गया। 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की बच्चों धारा, धारा का मतलब I1, आई भी कह सकते हैं। 0.1 सेकंड, सेकंड का मतलब बच्चों क्या हो गया, टाइम। 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है क्या, धारा शून्य हो जाती है। इसलिए मैंने इसमें आपने I1 लिखा है, और दूसरी धारा शून्य हो जाती है मतलब I2 की वैल्यू 0 हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको डिनोट किया जाता है ई से, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि एल का कौन सा फार्मूला जिसमें ये सारी वैल्यू आती है। तो आपको मैंने बच्चों पढ़ाया भी है यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है, वहाँ पर ये मैंने फार्मूला भी बताया। एल बराबर बच्चों होता है ई डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से बच्चों क्या कह सकते हैं कि डी टी ऊपर चला जाएगा, तो ई डी टी बटे डी आई बराबर एल। एल बराबर बच्चों ई, ई ऐसे लिख दिया है। और बच्चों ये जो डी आई है, यहाँ पे दो धाराएं दी गई, तो इसको I1 माइनस I2 लिख सकते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई थी, 5। आप देख सकते हैं एल की वैल्यू सवाल में 5 है। सभी की वैल्यू को बस पुट किया जा रहा है। ई की वैल्यू बच्चों बतानी है, टाइम की वैल्यू सवाल में 0.1 है। I1 बच्चों जो पहली धारा थी वो 5 थी, दूसरी धारा सवाल में 0 बताई गई है। बच्चों ये 5 0.1 है, ऐसे 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 में 5 का गुणा कराएंगे बच्चों 25, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे एक 0 भी आएगा। तो 25 ई बराबर 10, 10 का बच्चों इधर गुणा कराएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 250 यानी कि 250 वोल्ट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। बच्चों इससे पहले मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन बताई है। आप पिछली जो मैंने वीडियोस पढ़ाई हुई आप वहाँ पे जाके देखें, बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ साथ मैंने आपको कई सारी बहुत सारी डेफिनेशन बताई थी। वीडियो जैसे बच्चों खत्म होगी इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर उस प्लेलिस्ट की जो वीडियो मैंने बनाई थी आपके सामने आ जाएगी, वहाँ पे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति, बच्चों देहली आवृत्ति को डिनोट किया जाता है न्यू नॉट से, और इसकी वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्स। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, बच्चों जो प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य से बच्चों प्रकाश आता है उसको कहते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो कि दी गई है 8.2 इंटू 10⁻14 बच्चों। आपतित प्रकाश की बच्चों आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, और जबकि देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखते हैं। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो बच्चों निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये कि आपको बच्चों वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तथा सतह के कार्यफलन का मान, बच्चों कार्यफलन वर्क फंक्शन भी आपको बताना है, डब्ल्यू की वैल्यू। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बच्चों मैंने कई बार बताया कि इस चैप्टर का अधिकतर जो बच्चों फार्मूला होता है
जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लगते हैं ई बराबर ई नॉट ई बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। ई की वैल्यू बच्चों क्योंकि जो सवाल में डाटा दिया गया उसके हिसाब से न्यू नॉट इस तरह का डाटा है, तो ई का फार्मूला आप जानते हैं एच न्यू। डब्ल्यू का फार्मूला होता है एच न्यू नॉट। ई के गतिज ऊर्जा का फार्मूला बच्चों होता है ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट क्या है, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वाली वैल्यू बच्चों इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं एच, तो क्या आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट। यहाँ से बच्चों कह सकते हैं सभी की वैल्यू पुट कर दी जाए। एच प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। न्यू की वैल्यू बच्चों सवाल में आपको शुरुआत में ही बताई गई है, ये न्यू नॉट की वैल्यू ये, तो दोनों की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट कर दिया गया है। ई जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी नॉट। ये वाली वैल्यू बच्चों ऐसे लिखी है और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में। इन दोनों को बच्चों माइनस करेंगे तो ये 4.9 10⁻14। यहाँ से बच्चों क्या किया गया है कि 4.9 ऐसे लिखा था, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है और इसके बाद 1 मिनट, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने यहाँ से बच्चों क्या किया गया है कि 4.9 ऐसे लिखा है। ये 66 और बच्चों अगर 16 को हम लोग कैंसिल करें 2 से, तो 2 से जैसे काटेंगे तो 2 3 6 2 3 6 और 2 8 16। और बच्चों 34 पावर माइनस की है, 14 पावर प्लस है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बचेगी कितनी, माइनस की 20। जब बच्चों ऊपर माइनस की 20 बचेगी, वो नीचे की -19 से जब कैंसिल होगी तो माइनस की 1 पावर बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के 8 से जब डिवाइड करेंगे तो वी नॉट बराबर मल्टीप्लाई करा लिया है और जो पावर बच्चों माइनस थी उसको नीचे भेज के पॉजिटिव कर लिया गया। यहाँ से बच्चों इन दोनों का इसमें हम लोगों ने जब 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 0.4125 और ये 4.9 ऐसे लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। फिर बच्चों आपसे पूछा गया था वर्क फंक्शन कार्यफलन, तो यहाँ से W बराबर एच न्यू नॉट होता है। एच की वैल्यू आपको मैंने बताई प्लांक कांस्टेंट। न्यू नॉट की वैल्यू बच्चों देहली आवर्ती सवाल में आपको शुरुआत में दिया गया था। दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 34 माइनस 14 पावर प्लस तो माइनस की 20 बचेंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मानक रूप में। इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ जब चलाते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है। एक अंक केवल फांद के आ रहा है, यानी 1 पावर प्लस 20 माइनस तो 19 बचेंगी माइनस की। बच्चों डब्ल्यू का आंसर 2.178 इंटू 10⁻19 जूल निकल के आ रहा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न बच्चों अंतिम प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न का, इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर पे चलेंगे। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने क्या लिखा है कि बोहर, बोहर भी लिख सकते हैं, बोर भी लिखा होता है। बोर के परमाणु प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब बच्चों क्या होता है, मॉडल। इस संकल्पनाओं को लिखे कि बोर ने बच्चों अपने मॉडल में क्या क्या बताया। फिर क्या कहा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर एवं पाश्चन श्रेणी की रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे बोहर के परमाणु मॉडल की संकल्पनाएं कि बोहर ने अपने जो परमाणु मॉडल में कौन कौन सी बातें कही थी। पहला बच्चों बोहर ने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में रहता है जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। बच्चों बोहर ने बहुत बड़ी बात कही है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उन्हीं कक्षाओं में रहेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बच्चों NH/2 का पूरा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन इसका NH/2। दूसरा बच्चों इन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और उस निश्चित सर्टेन कक्षाओं में ही, कौन सी कक्षाओं में, जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज है। और जैसे ही बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को आपने किसी बाहरी स्रोत से एनर्जी देने का प्रयास किया है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बच्चों उस कक्षा को छोड़ देगा, अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है। और जाने के बाद बच्चों क्या होगा कि वहां पर ये 10⁻8 सेकंड रुकेगा। कितना रुकेगा, 10⁻8 सेकंड रुकेगा और वापस अपनी कक्षा में आ जाता है। इस दौरान इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी मेन पॉइंट बच्चों ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को जब भी आप बाहर से स्रोत से ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन उस स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेगा
और ग्रहण करने के बाद अपनी कक्षा को छोड़कर हायर लेवल एनर्जी वाली कक्षा में जाएगा और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुक कर वापिस अपनी कक्षा में आ जाएगा। बच्चों ये बोहर ने परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। इसके बाद बच्चों इस प्रश्न में आपसे कहा गया था कि लाइमन बामन और पाश्चम की प्रथम दो रेखाओं को ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। आपको पता हो बच्चों ये एक पूरा लॉन्ग आंसर होता है। 5 तरह की श्रेणियां पढ़ाई जाती हैं, लाइमन बामन पाश्चम ब्रैकेट फुंड, लेकिन यहाँ पर चर्चा केवल 3 के बारे में है। बच्चों यहाँ पे सबसे जो पहली श्रेणी होती है वो लाइमन होती है, दूसरी वाली जो होती है वो बामर होती है, जो तीसरी श्रेणी होती है बच्चों वो पाश्चम फिर फुंड फिर ब्रैकेट, ऐसे चलता है। बच्चों आपसे कहा गया है कि केवल 2 रेखाओं की या आपको ऊर्जा बनाना है। बच्चों लाइमन के लिए 2 रेखाएँ कौन-सी होंगी? ये वाली यानी जो n की वैल्यू 2 है और इससे तीसरी वाली। तो यहाँ से बच्चों संक्रमण कर सकता है इलेक्ट्रॉन तीसरे से आ सकता है या तो बच्चों दूसरे से आ सकता है। ठीक है? बामर के लिए अगर बात की जाए तो बच्चों 2 कौन-सी हैं? इसके जस्ट ऊपर और एक ही। तो ऐसे करके 2 लाइनें बना देंगे। पाश्चन के लिए बच्चों बात की जाए तो इसके वो 2 ऊपर कौन है? ये और ये। तो यहाँ से ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है? ये ऊर्जा स्तर बच्चों ग्राफ है, आरेख है किसका? लाइमन, बामन और पाश्चन के लिए। ठीक है? और कितने के लिए? प्रथम 2 रेखाओं के। अगर 3 के लिए कल को मान लो बच्चों ये प्रश्न पूछ देता, तो यहाँ से आप 1 लाइन और कर देते। इसमें भी 1 लाइन और बढ़ा देते ऐसे करके। ठीक है? पहला लॉन्ग बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। और जबकि अंतिम प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। इसके बाद बच्चों इसमें एक न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख कब का किरण आरेख? जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। बच्चों आप जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी के 2 फिगर होते हैं। एक जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और एक तब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। देखिए कैसे। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या किया जाता है कि 2 लेंस होते हैं। एक बड़ा उत्तल लेंस होता है और एक छोटा उत्तल लेंस होता है। खगोलीय दूरदर्शी में नाम भी में आ रहा है खगोलीय पिंड, यानी कि यहाँ से कहीं अनंत से दूर से किरणें आ रही हैं, क्योंकि आने के बाद बच्चों ये ऐसे जाते हुए यहाँ पर टकराएंगी। ये पहला प्रतिबिंब बनेगा और ये किरणें यहाँ से लेंस से टकराएंगी दूसरे लेंस से। बच्चों इस लेंस को कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बच्चों कहते हैं नेत्रिका लेंस, आई लेंस। इसके बाद क्या होगा? ये बना हुआ प्रतिबिंब बच्चों अब किसका काम करेगा? वस्तु का। किस लेंस के लिए? नेत्रिका लेंस के लिए। जैसे इसके किरणें चलेंगी तो बच्चों कुछ इस तरह आ रही होंगी। क्योंकि अनंत के लिए है तो बच्चों ये किरणें बिल्कुल समांतर निकलेंगी, क्योंकि समांतर किरणें ही बच्चों जाके अनंत पर जाके मिलती हुई दिखाई देंगी। बच्चों जो ये फिगर है ये बच्चों है खगोलीय दूरदर्शी का फिगर। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। इसके बाद बच्चों इसमें एक सवाल भी इंक्लूड किया गया है, उस सवाल को देखते हैं। जो सवाल क्या कहा गया है कि खगोलीय दूरदर्शी का इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित, इस दूरदर्शी से यानी इस वाले दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत, इमारत बच्चों किसका काम करेगी? यहाँ पे इमेज का काम, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वस्तु का। तो वस्तु की दूरी बच्चों आप जानते हैं यू से डिनोट करते हैं। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। किलोमीटर को बच्चों अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1000 से गुणा करा देते हैं, 1000 से मल्टीप्लिकेशन। 100 मीटर ऊंची इमारत बच्चों वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट की चर्चा की जा रही है। वस्तु की ऊंचाई को आप बच्चे जानते हैं ओ से भी लिख सकते हैं, या तो बच्चों आप इसको आई से, सॉरी एच से भी कहीं के डिनोट करके दिखाया गया है, लेकिन हम लोग इसको डिनोट करेंगे ओ से, जो कि 100 मीटर है। दूरदर्शी के अभिदर्शक, अभिदर्शक का मतलब बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, यानी कि बच्चों जिसको डिनोट किया जाता है आई से, कहीं कहीं बच्चों इसको एच डैश से भी डिनोट किया जाता है, तो आप उससे बिल्कुल भी घबराएं ना। अभिदर्शक की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी कि एफ किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ओ, कितनी दी गई है? 150 सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ से बच्चों कैसे करेंगे? इन सभी डाटा के हिसाब से अगर आप देखें एफ भी आना चाहिए, यू भी आना चाहिए। यहाँ से क्यों ना बच्चों 1/f बराबर आप फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अगर बच्चों बात हो रही है अभिदर्शक की तो सभी जगह ओ लोग लगा देंगे। ठीक है? सभी की बच्चों वैल्यू लग दी, एफ ओ की वैल्यू और यू ई की वैल्यू, यू ओ की। ठीक है?
यहाँ से बच्चों इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काट देते, 5 दूनी 10, 5 तें 15, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई बच्चों इधर करेंगे तो 4000 और इसका इधर करेंगे 3, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 6000 बटे 1/V0। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3997 बटे 6000 बटे 1/V0। यहाँ से बच्चों V0 की वैल्यू 6000 बटे 3997, ठीक है। आपसे बच्चे पूछा गया था आई। आप जानते हैं आई अपॉन ओ बराबर होता है बच्चों V/U। यहाँ से कह सकते हैं सभी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। आपको सवाल में शुरुआत में बताया गया था वैल्यू, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, ये 3 जीरो इसके 3 जीरो कट रहे हैं, 2 को मैंने 6 से काटा, 3 बार में कटेगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये माइनस साइन ऊपर लिख दिया गया, ये 100 ऐसे लिखा है। 100 को बच्चों इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 300 बटे 3997। यहाँ से बच्चों ये आंसर मीटर में आया। अगर ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों हम लोग बड़ा कर दें, यानी कि इस मीटर को सेंटीमीटर बना दें, तो भाग देना आसान हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में आप जानते हैं बच्चों, ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई, जैसे इसका बच्चों डिवाइड करेंगे तो इमेज की जो बच्चों हाइट आएगी वो 7.5 सेंटीमीटर निकल के आएगी, ठीक है। तो बच्चों इसके दोनों पार्ट हो गए, चलते इसके बाद हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर पर। दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। वर्ग माध्य मूल और शिखर मान में बच्चों आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। दिए गए परिपथ के प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरकी प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरकी प्रतिघात और धारती प्रतिघात तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल और शिखर मान में संबंध जानेंगे। बच्चों सबसे पहले आप जानते हैं वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल में संबंध हेडिंग VRMS बराबर बच्चों आप जानते हैं V0 अपॉन √2 होता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। बच्चों धारा में आप जानते हैं रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, I0 अपॉन √2। दोनों का बच्चों अगर डिवाइड कर दिया जाए तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ से VRMS अपॉन IRMS बराबर V0 अपॉन I0 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये रिलेशन है विभव और धारा के वर्ग माध्यमूल यानी कि रूट मीन स्क्वायर में। इसके बाद बच्चों आपसे इसमें एक सवाल कहा गया है। सवाल में देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात। प्रेरकी प्रतिघात मतलब बच्चों XL, धारती प्रतिघात XC और विभवांतर इन दोनों पर निकालना है, यानी VL भी निकालना है और बच्चों VC भी निकालना है। तो देखिए कैसे, और फिगर बच्चों आपको ये दिया गया था। L की वैल्यू कितनी बताई गई, 8.1 मिली हेनरी। C की वैल्यू कितनी बताई गई, 12.5 माइक्रो फैरेड, यहाँ पे बच्चों फैरेड होना चाहिए। और R की वैल्यू बच्चों कितनी बताई गई है, 10 ओम, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक इक्वेशन दी गई, E बराबर 100√2 साइंस 100 पाई 100t। यहाँ से बच्चों आप जानते हैं E बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी। E0 की वैल्यू सवाल में 100√2 दी गई है, ओमेगा की वैल्यू बच्चों सवाल में 100 दी गई है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, XL। आप जानते हैं बच्चों XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। यहाँ से बच्चों ओमेगा की वैल्यू देखा जाए तो 100 है, एल की वैल्यू सवाल में 8.1 और बच्चों मिली को चेंज करते हैं 10 की पावर -3 से। 8.1 बच्चों ऐसे लिखा है, 2 जीरो प्लस के हैं 3 जीरो माइनस के हैं, तो कितने जीरो बचेंगे, माइनस का 1। इसको बच्चों अगर एक अंक इधर शिफ्ट किया जाए पॉइंट इधर आएगा तो पावर प्लस में, तो 0.81 पावर की खत्म हो जाएगी क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस पावर खत्म। XC ये बच्चों आ गया एक्सेल। XC कैसे निकालेंगे, XC बराबर बच्चों होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू बच्चों सवाल में 100 गिवन है और C की वैल्यू बच्चों सवाल में 12.5 माइक्रोफैरेड। तो 12.5 माइक्रो को बच्चों चेंज करते हैं 10 की पावर -6 से। बच्चों यहाँ 6 जीरो माइनस 2 जीरो प्लस कितने जीरो बचेंगे, 4। और ये ऐसे लिखा है, 4 जीरो बच्चों ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे और इस पॉइंट को जब हटाएंगे 1 जीरो और, तो टोटल 5 जीरो ऊपर बटे 125। बच्चों इसको अगर हम लोग 25 से डिवाइड करें, 25 चौके 100, 100 कट गया, कितने जीरो बचे, 3। 25 पंचे 125, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 जीरो, यानी बच्चों जो XC की वैल्यू है वो 800 ओम है। तो बच्चों दो आंसर इस सवाल के आ चुके हैं, VL बच्चा और VC। तो बच्चों आप जानते हैं जो Z बराबर होता है प्रतिबाधा जो होता है वो √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर LCR परिपथ में, ठीक है। बच्चों मैंने LCR परिपथ के सारे फार्मूले आपको ट्रिक से याद कराए हैं, ठीक है।
आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें, ठीक है? या तो वीडियो के जैसे समाप्त में आएगा तो आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको वीडियो मिलेगी देखने को। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कहेंगे कि एक्सएल की वैल्यू रख दी, एक्स की जो वैल्यू भी हम लोग निकाली है, आर की वैल्यू। बच्चों ये आप देख रहे हैं ये 800 ये 0.8 है, तो 800 के सामने 0.8 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो क्यों ना इसको 0 मान लें? तो 800 का स्क्वायर बटे प्लस में 10 का स्क्वायर। बच्चों ये 800 का स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर देखा जाए तो केवल 100 आएगा, इसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा आएगा। तो क्यों ना इस वैल्यू को भी बच्चों हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, ठीक है? तो ये केवल क्या बचेगा 800 का स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल आउट, तो जेड की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 800। इसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या पता है कि वी बराबर क्या होता है वी नॉट, वी बराबर क्या होता है आई आर, ओम के नियम से। तो वी बराबर आई आर, आर की जगह बच्चों यहाँ पे जेड बनी, ठीक है? और वी की जगह वी नॉट और आई की जगह आई नॉट। जो वी नॉट की वैल्यू सवाल में शुरुआत में दी गई डेट रूट टू, वी नॉट और बच्चों ई नॉट सेम होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, और ये आई नॉट ऐसे लिखा है, जेड की वैल्यू 800 दी गई है। बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, रूट टू ऐसे लिखा है, 8 इसके नीचे आ जाएगा। आप बच्चों जानते हैं आई आर एम एस बराबर फार्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। यहाँ से बच्चों अगर आई नॉट की वैल्यू देखी जाए तो रूट टू बाई एट, अपॉन में क्या लिखा है रूट टू से रूट टू कट जाएगा तो 1/8। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई आई आर एम एस की, आई आर एम एस की। बच्चों आई आर एम एस क्यों निकाल रहे हैं, क्यों हम लोगों ने आई नॉट से काम नहीं किया है? क्योंकि बच्चों जब हम लोग ये निकालेंगे वी बराबर आई आर ओम के नियम से, जब बच्चों वी लिखा जा रहा है वी बराबर आई आर, तो जब आर यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों हम लोग, तो आई आर एम एस ही यूज़ किया जाएगा। और आर की जगह जिस भी सर्किट की बात कर रहे हैं तो एक्सएल यानी कि प्रेरक की प्रतिघात की बच्चों, इस वाले सर्किट में आपको क्या बताना है विभव। तो यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो 1/8 आया था अगर इसको 8 से हम लोग 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा, ठीक है? यहाँ से बच्चों हम लोगों ने आई आर एम एस की वैल्यू रख दी, एक्सएल की वैल्यू बच्चों आपने हम लोगों ने शुरुआत में निकाली थी, एक्सएल की वैल्यू बच्चों 0.81 निकाली थी। तो यहाँ पे जैसे रखेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, और मिली वोल्ट क्योंकि एल की वैल्यू बच्चों मिली में दी गई थी, ठीक है? इसके बाद बच्चों आपको वी सी निकालना है, तो फिर से वही ओम का नियम वी बराबर आई आर, आर की जगह इस बार एक्स सी और वी की जगह वी सी आई आर एम एस। आई आर एम एस की वैल्यू बच्चों सवाल में हम लोग निकाल चुके हैं, शुरुआत में यहाँ पे भी वहाँ रख दिया गया है। एक्स बच्चों सवाल में शुरुआत में हम लोगों ने कितना निकाला है 800, ठीक है? तो यहाँ से बच्चों 800 और ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5625 निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो बच्चों ये पूरा एक लॉन्ग आंसर था, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।